जय हिंद कैडेट्स। फास्ट रिवीजन के जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अब हमारा अगला टॉपिक है मैप रीडिंग। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर कर सकें। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे एग्ज़ाम को लेकर के। और इससे पहले जो वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपको पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन आपको इसमें जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ें समझनी है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ यदि आपको वो समझ में वहाँ से नहीं आ रहा है तो आप उससे अपनी हैंडबुक या अपने टीचर्स से जो है अपने सीनियर्स से थोड़ा डिस्कस करें। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपके दिमाग में वो सारे टॉपिक डाल सकूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ या वीडियो बार बार जो है यदि गलत बन रही है तो उसे सही ढंग से बना पाऊँ। और इसलिए मैं ये जो मैप रीडिंग का है इसमें मैं लेके आया हूँ प्रश्नोत्तर टाइप में। तो इसमें जो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन पूरा हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि कहीं पे कुछ गलती होती है तो आप उसे कमेंट करें ताकि वो अगले वीडियो में सुधार सकूं। मेरा भी ठीक होगा, साथ ही साथ और भी बच्चों का वो चीज़ जल्दी जल्दी ठीक होगा। चलिए पहला है मैप की परिभाषा। मैप की परिभाषा लिखिए। मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो मैप की परिभाषा क्या है? आपने मैप देखा है? मैप कागज़, लकड़ी या फिर गत्ते पे या फिर कपड़े का होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से शुरू करेंगे कि मैप कागज़, लकड़ी, गत्ते या कपड़े का वह टुकड़ा है जिस पर किसी पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं को एक निश्चित पैमाने पर उनकी सही भौगोलिक स्थिति पर दर्शाते हैं, मैप कहलाता है। ठीक। अगला है मैप कितने प्रकार के होते हैं? मैप होते हैं 6 प्रकार के। मैप 6 प्रकार के होते हैं: एटलस मैप, टोपोग्राफिकल मैप, राहत मैप, आउटलाइन मैप, रेल एंड रोड्स मैप, फोटो मैप। और एक अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अन्य प्रकार के मैप, ठीक है। तो पहला एटलस मैप जिसमें संपूर्ण विश्व का होगा। दूसरा टोपोग्राफिकल मैप जिसमें मैप रीडिंग के विषय में होगा, ठीक है। राहत मैप में राहत के समय जो चीज़ें ज़्यादा ऊंचाई वाली हैं वो, या फिर जहाँ पे राहत सामग्री उपलब्ध है वो चीज़, ठीक है। आउटलाइन मैप वो होता है जिसमें सिर्फ सीमाएं दर्शाई जाती हैं। रेल एंड रोड्स मैप में रेल एंड रोड के जो ट्रैक होते हैं वो सिर्फ दिखाए जाते हैं। फोटो मैप में जो होता है फोटो के द्वारा मैपिंग की जाती है। तो ये होता है छठे टाइप का जो होता है अन्य प्रकार के मैप। उसमें आपका जैसे मानसून वाला मैप हो गया, या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मैप है, या और तरीके के जो मैप होते हैं जनसंख्या से है, साक्षरता दर से है, कृषि का है, वो अन्य तरह के मैपों में आता है। अगर आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, वरना सेना में सिर्फ 5 प्रकार के ही चलते हैं: एटलस, टोपोग्राफिकल, राहत, आउटलाइन मैप, रेल एंड रोड्स मैप, फोटो मैप, ठीक है। मैप की परिभाषा यदि आपकी समझ में ना आई तो एक बार आप फिर से सुन लें। मैप कागज़ की वह फ्लैट शीट है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं मैप कागज़ की वह फ्लैट शीट है जिस पर पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को एक निश्चित पैमाने पर उनकी सही भौगोलिक स्थिति पर दर्शाते हैं। मैप कागज़ की वह फ्लैट शीट है, ये आप लिख सकते हैं। मैप कागज़, गत्ते, लकड़ी अथवा कपड़े की वह फ्लैट शीट है, ठीक है, जिस पर हम पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को एक निश्चित स्केल पर, ठीक है, उनकी सही भौगोलिक स्थिति पर दर्शाते हैं। ठीक। मैप के प्रकार हो गए। मैप 6 प्रकार के होते हैं, बता दिए मैंने आपको। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा सांकेतिक चिन्ह या परंपरागत चिन्ह क्या है? सांकेतिक चिन्ह या परंपरागत चिन्ह वे चिन्ह हैं जिन्हें सर्वे मैप ऑफ इंडिया तैयार करता है और ये प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं को मानचित्र पर प्रकट करते हैं, ठीक है। और परंपरागत चिन्ह हम उन्हें भी कहते हैं जो हम प्राचीन समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे मंदिर का निशान बनाना या फिर गिरजाघर का निशान बनाना, तो ये भी परंपरागत चिन्ह कहलाते हैं। अगला है परंपरागत चिन्ह या सांकेतिक चिन्हों से होने वाले लाभ एवं उनकी विशेषताएं। तो सांकेतिक चिन्हों से होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक मानचित्र पर एक ही प्रकार के चिन्ह बनाए जाएंगे, तो जायज़ सी बात है कि आपको कोई भी मानचित्र समझने में आसानी होगी। फिर है सैनिक सरलता से बनाना सीख लेता है, ठीक। सैनिक जो है रिपोर्ट स्केच द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। यदि कोई सैनिक को रिपोर्ट तैयार किया करता है स्केच के द्वारा तो वो आसानी से समझी जा सकेगी। फिर सांकेतिक चिन्हों के द्वारा सैनिक आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, ठीक है। सांकेतिक चिन्ह आसान और आसानी से समझ में आने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए इसकी विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो सांकेतिक चिन्हों की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ये प्रदर्शित वस्तु से मिलता जुलता है, ठीक। जैसे हमें मंदिर बनाना है तो मंदिर की आकृति से वह मिलेगा, या गिरजाघर बनाना है तो गिरजाघर की आकृति से मिलेगा, तो यह प्रदर्शित वस्तु से मिलता जुलता है। ये स्केल के साइज में नहीं बनाए जाते। सांकेतिक चिन्ह का मध्य उसका असली स्थान होता है, ठीक।
अगला है, मैप में प्रयोग होने वाले रंगों का उपयोग किन वस्तुओं के लिए किया जाता है। मैप में कुछ तरह विशेष कलर के रंग यूज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, भूरा है या फिर ब्लैक है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो सैनिक मानचित्रों में काला और लाल रंग मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के लिए लाल या काला रंग का इस्तेमाल होगा। जितनी भी जलीय आकृतियां होंगी उन सब के लिए नीला रंग होगा। यदि कहीं पे वनस्पति है, जंगल वगैरह, तो वहाँ पे हरा रंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है। धरातलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियां मतलब पहाड़, पर्वत, पठार, जो इतनी सारी चीजें हैं, इन सबका भूरा रंग है। कृषि वाली भूमि के लिए पीला रंग। आप पीला रंग सरसों से भी समझ सकते हैं, सरसों पीली होती है, तो पीला रंग जो है कृषि की भूमि के लिए होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्केल की परिभाषा लिखिए, स्केल को व्यक्त करने के तरीके एवं स्केल के प्रकार लिखिए। स्केल की परिभाषा, ग्राउंड में दो बिंदुओं के बीच के फासले का वह अनुपात जो कि हम मैप पर दिखाते हैं स्केल कहलाता है। यानी कि ग्राउंड पे जो दो बिंदु होंगे उनके बीच का वह फासला जो हम मैप पर दिखाएंगे, ठीक है, उन दोनों का जो अनुपात होगा वह ही स्केल कहलाता है। ठीक। स्केल को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, एक शब्दों द्वारा और एक होता है भिन्न द्वारा। एक और तरीका है जिसे बोलते हैं रैखिक पैमाना विधि, मतलब उसमें सिर्फ एक स्केल बना दी जाती है, उसके माध्यम से भी हम स्केल को व्यक्त करते हैं। ठीक। अब स्केल के प्रकार, स्केल कितने प्रकार की होती है। स्केल तीन प्रकार की होती है, छोटी स्केल, मध्यम स्केल और बड़ी स्केल। दोनों में अंतर है, स्केल के को व्यक्त करना और स्केल के प्रकार, तो इनमें अंतर है। आप देख लीजिए, ग्रिड किसे कहते हैं, स्ट्रिंग और नॉर्डिक लाइनें क्या हैं। मैप पर बैगनी रंग की रेखाएं खिंची हुई होती हैं। मैप पर खिंची हुई बैगनी रंग की रेखाओं का जो जाल होता है उसे ही ग्रिड कहते हैं। या आप लिख सकते हैं, मैप पर बैगनी रंग की रेखाओं का जो नेटवर्क होता है, इसमें कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण और कुछ रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खिंची हुई होती हैं। ये सभी रेखाएं छोटे छोटे वर्ग बनाती हैं, ये रेखाएं ग्रिड लाइनें कहलाती हैं। ठीक। ये छोटे छोटे वर्ग बनाती हैं, स्क्वायर बनाती है। तो ये स्क्वायर जो होते हैं वो ग्रिड स्क्वायर होते हैं, और ये सारी लाइनें ग्रिड लाइनें कहलाती हैं, बैगनी रंग की होंगी ये। और उत्तर से दक्षिण जाने वाली लाइनें जो होंगी, उत्तर से दक्षिण की जो ओर लाइनें जाएंगी, ठीक है, जिनकी संख्या पूर्व से पश्चिम की ओर करेंगे या पश्चिम से पूर्व की ओर जिनकी संख्या की जाएगी, वो स्ट्रिंग लाइनें होंगी। लेकिन जिनकी संख्या हम उत्तर से दक्षिण की ओर करेंगे, ठीक है, जो पश्चिम से शुरू होकर पूरब के लिए खिंची हुई होंगी, लेकिन उनकी जो गिनती होगी वो दक्षिण से उत्तर के लिए होगी, वो स्ट्रिंग लाइनें होंगी, वो सॉरी नॉर्दिंग लाइनें होंगी। स्ट्रिंग लाइनें वे लाइनें जिनकी गिनती हम पूर्व से पश्चिम की ओर करेंगे, और नॉर्दिंग लाइनें वे लाइनें जिनकी गिनती हम दक्षिण से उत्तर के लिए करेंगे। ठीक है। अगला है पहाड़ी, पर्वत, पठार, बेसन, जो बेसन होता है, कॉल, सेटल, ये कुछ डेफिनेशन है जो कि आपके मैप से रिलेटेड है, ये आती हैं। आप चाहे तो इन्हें खुद से देख सकते हैं और चाहे तो मैं भी इन्हें डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत क्या है। पर्वत धरातल का अधिक ऊंचा और विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है। ठीक है। धरातल का सबसे अधिक ऊंचा तथा विस्तीर्ण वह क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी, पर्वत कहलाएगा। आगे पहाड़ी। पहाड़ी क्या है, धरातल का ऊंचा और संकुचित क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होगी, पहाड़ी कहलाएगी। है ये भी पर्वत टाइप का, लेकिन इसकी ऊंचाई 1000 से कम है, इसलिए ये पहाड़ी कहलाएगी। पठार क्या है, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को पठार कहते हैं। मतलब पहाड़ जो पुराना हो चुका है, ऊपर से घिस चुका है, जिसकी चोटी ऊपर से घिस गई है, वह पठार का रूप धारण कर लेगी। ठीक है। अगला है बेसिन। तो बेसिन है, बेसिन होता है कि दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है उसको बेसिन कहते हैं। ठीक है। या फिर हम बेसिन को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक समतल एरिया जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हो, या वह क्षेत्र जहाँ एक नदी और उसकी सहयोगी नदियाँ बहकर निकलती हों। कोल या सैडल की बात करें तो एक ही पहाड़ की दो चोटियों के बीच हुई समतल जमीन को कोल कहते हैं। जब इस भूमि की निचाई चोटी से बहुत कम होती है तो इसे सैडल कहते हैं। दो पहाड़ियों, मतलब एक ही पहाड़ है, उसकी दो दो चोटी है, उनके बीच के जो स्थान होता है उसे कोल कहते हैं। ठीक है, कोल बोलेंगे। और अगर ये ऊंचाई थोड़ी कम है, मतलब वो गहराई जो है दोनों पहाड़ियों के बीच की अगर वो कम है, तो उसे हम सैडल बोलेंगे। चलिए अगला है क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, लंबी और दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला के शिखरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्रस्ट कहलाती है। एक काल्पनिक रेखा है जो पर्वतों के शिखरों को आपस में मिलाती है, और इसे ही क्रस्ट कहा जाता है। अगला है हमारा डेड ग्राउंड।
दोनों ओर से उठी हुई जमीन के बीच दबा हुआ जमीन का वह भूभाग जो दिखाई नहीं देता है डेड ग्राउंड कहलाता है। कहने का तात्पर्य आप घाटी से भी समझ सकते हैं, घाटी भी डेड ग्राउंड। यदि दोनों तरफ पहाड़ है, आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ देख रहे हैं, तो बीच का जो आपका स्थान है वो एक तरह से डेड ग्राउंड है। वैसे डेड ग्राउंड ग्राउंड के एरिया में ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, अगला है हमारा डिफाइल। डिफाइल क्या है? एक प्राकृतिक या मानव निर्मित मार्ग जहाँ से जवानों को लाइन बनाकर निकलना पड़े उसे डिफाइल कहेंगे। डिफाइल यानी कि दर्रा। ठीक है, शुद्ध हिंदी में समझिए दर्रा। फिर आगे है नॉल। नॉल क्या है? एक छोटी और अकेली पहाड़ी जिसे नॉल कहते हैं। जैसे कि आप मैदानी इलाके में जाएं, वहाँ पे सिर्फ आपको एक टीले जैसा ही सिर्फ पहाड़ टाइप का दिखाई दे, तो वो आपका नॉल है। ठीक है, अगला है रिज। रिज क्या होता है? रिज के बारे में अगर हम देखें, रिज भी आपकी पहाड़ी चोटी को ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाटर साइड। वाटर साइड होता है जिसको हम बोलेंगे जलप्रपात। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो लाइन जो पानी के बहाव को अलग अलग नदियों में विभाजित करती है उससे वाटर साइड कहते हैं। ठीक है, अगला है उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने अभी तक पढ़ रखा होगा, आपका फेवरेट भी हो चुका होगा मैप रीडिंग में। उत्तर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ट्रू उत्तर, ठीक है, ग्रिड उत्तर एंड मैग्नेटिक उत्तर। तो अब इसके विषय में हम थोड़ा बात करेंगे उत्तर के विषय में, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो इसके नाम लिखने हैं, तो आप लिखेंगे। और अगर पूछा जाता है कि ट्रू नॉर्थ क्या है, ठीक है, या वास्तविक उत्तर क्या है, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के वास्तविक उत्तरी ध्रुव को की ओर जो दिशा होती है उसे हम वास्तविक उत्तर कहेंगे। फिर अगला आता है मैग्नेटिक उत्तर। तो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव जो होता है, चुंबकीय उत्तर जिस तरफ होता है उसे हम चुंबकीय उत्तर कहेंगे। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव जिस तरफ होगा उसे चुंबकीय उत्तर कहेंगे। इसके बाद आता है कि ग्रिड उत्तर क्या होता है? तो मैप का जो ऊपरी हिस्सा होता है, मैप पे खिंची हुई रेखाएं जिस दिशा की ओर इशारा करती हैं वह ग्रिड उत्तर होता है। मैप पर खिंची हुई ग्रिड लाइनें जिस उत्तर की ओर इशारा करती हैं वह ग्रिड उत्तर होता है। ठीक है, वेयरिंग किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच बना हुआ कोण जो होता है वही वेयरिंग कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग। ये बेयरिंग जो होता है वो हमेशा घड़ी के सीधी साइड में जिस हिसाब से घड़ी चलती है उस तरह ये नापा जाता है। ठीक, अगला है कार्डिनल दिशाएं किसे कहते हैं? तो कार्डिनल दिशाएं ये तो आपको पता होना चाहिए, और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। कार्डिनल दिशाएं जो होती हैं ये अब 4 होती हैं, या इन्हें हम बोल सकते हैं मुख्य दिशाएं। ये 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनके बीच का जो होता है गैप पूछ लिया जाता है। ये पूर्व दिशा किस दिशा में होती है? तो आपको हमेशा 0 से मापना होगा, और 0 आपका उत्तर में पड़ेगा। उत्तर को आप 0 या 360 डिग्री मानेंगे। वहाँ से पूरब 90 डिग्री पे, और उसके बाद जो होता है आपका दक्षिण होता है 180 पे, और पश्चिम होगा 270 पे। साथ ही साथ आप दोबारा अगर उत्तर पहुँच जाएंगे तो 360 डिग्री, 360 डिग्री 0 डिग्री बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद आप इसे और डिवाइड कर सकते हैं, 22.5 डिग्री उत्तर उत्तर पूर्व। इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में पश्चिम दक्षिण। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगला है कंपास। से आप क्या समझते हैं कितने प्रकार का होता है? कंपास डिबियानुमा वह यंत्र है जो कि चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, और इससे हम जो है डिग्री और दिशा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या डिग्री और दिशा का ज्ञान करते हैं। इसके बाद ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लिक्विड और ड्राई कंपास। ठीक है, कंपास का पूरा नाम लिखिए। तो आप का जो कंपास जो आप यूज़ करते हैं लिक्विड वाला, उसका नाम होता है सर्विस प्रिज्मेटिक लिक्विड मार्क 3 अल्फा। ठीक है, सर्विस प्रिज्मेटिक कंपास लिक्विड मार्क 3 अल्फा। और लिक्विड कंपास में प्रयोग होने वाले लिक्विड का अगर नाम कोई पूछता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसमें लिक्विड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है जो लिक्विड के रूप में होता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हमारा, कंपास का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कंपास का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों होता है? ये एक ही जैसा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैप सेट करने में हम कंपास का प्रयोग करते हैं, दिशा ज्ञात करने में, वियरिंग पढ़ने में, ठीक है, जमीनी निशानों की वियरिंग पढ़ने में,
डिग्री ज्ञात करने में, किसी चीज़ की डिग्री आपको ज्ञात करनी है तो नाइट मार्च करने में या डे मार्च, आप दोनों टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप जंगल में हो या फिर कहीं पर भी आप उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे हो, दक्षिण या पूर्व, जिधर भी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप दक्षिण उत्तर का पता कर लीजिए, बाकी दिशाएं आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला है जीपीएस क्या है। सबसे पहले आप जीपीएस की फुल फॉर्म सुनिए। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और एक अमेरिका की मतलब जो सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, अमेरिका का है, और ये वहाँ के रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। हमारे भारत का भी है, जिसे नाविक कहते हैं। और ये पूछ भी सकता है भारत का जीपीएस सिस्टम क्या है, तो आप नाविक बोल सकते हैं। तो आप जीपीएस सिस्टम से कुछ फैक्ट हैं, आप वो जान लीजिए, यही आप लिख दीजिएगा। पहला जीपीएस सैटेलाइट जो है 1974 में लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक, इसका पूरा खर्चा और कंट्रोल अमेरिका की सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। जीपीएस के कुल 24 उपग्रह हैं। ठीक, इंडिया का नाविक भी एक जीपीएस टेक्नोलॉजी के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए सर्विस प्रोटेक्टर से आप क्या समझते हैं। तो सर्विस प्रोटेक्टर भी डिग्री मापने का ही एक होता है। इससे भी आप दिशाएं और डिग्री माप सकते हैं। ये हाथी के दांत का 6x2 इंच के आकार का होता है। ये लकड़ी का भी होता है और हाथी के दांत का भी होता है। इस पर 360 डिग्री जो है गुदे हुए होते हैं तीनों कोनों पे इसके, और ये क्लॉकवाइज और एंटी, ये इसमें जो डिग्री होती है वो क्लॉकवाइज पड़ी जाएंगी। ठीक है, और जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे इसमें तीर लगा हुआ रहता है। आप चाहें तो सर्विस प्रोटेक्टर अपने आप या स्टाफ से कह के देख भी सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस प्रोटेक्टर जो होते हैं उनके प्रकार भी यदि पूछे जाते हो तो आप लिख सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, आयताकार, वृत्ताकार और शायद अर्धवृत्ताकार। ठीक है, या त्रिभुजाकार, इनमें से कोई एक होता है। लास्ट वाला कन्फ्यूजन में आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर है नेविगेशन पार्टी से आप क्या समझते हैं। रात में मार्च करने वाली पार्टी को नेविगेशन पार्टी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सबसे आगे चलता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे आगे चलने वाले जवान को, इसमें 3 जवान होते हैं, नेविगेशन पार्टी में 3 जवान होंगे। सबसे आगे जो चलेगा उसे गाइड कहेंगे, और इसके पीछे सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ होता है। ठीक, गाइड के पीछे सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ होगा। दूसरा जो बीच में चलता है उसके हाथ में हथेली पर सेट किया हुआ कंपास होता है, मतलब वो जिस दिशा में मार्च कर रहे हैं उनके हाथ में, सेकंड वाले के हाथ में कंपास रहेगा, और इसे नेविगेटर कहेंगे। ठीक, ये मार्च करने की दिशा को कंट्रोल करता है। तीसरा जवान जो सबसे पीछे होगा वह कदमों की, जितने कदम चल रहे होंगे उनकी काउंट करेगा, ताकि अगर वह कहीं भटक भी जाते हैं तो उतने ही कदम वापस लेकर अपनी जगह पर आ सके। तो वो चले गए कदमों को काउंट करता है, इसे काउंटर कहते हैं। तो पहला गाइड, दूसरा नेविगेटर और तीसरा काउंटर कहलाता है। ठीक है, नेविगेशन पार्टी 3 जवानों से मिलकर बनी होती है रात में मार्च करने के लिए। चलिए अगला है ग्रिड निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कितने प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं ग्रिड निर्देशांक। जैसे कि आपको अपना पोजीशन बताना है मैप पे, तो आप इसे 4 अंक, 6 अंक या 8 अंकों में बता सकते हैं। ठीक है, तो उनका भी एक क्रम होता है, 4 अंक, 6 अंक या 8 अंक का। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले नॉर्दर्न लाइनें बतानी रहती हैं, फिर सबसे पहले ईस्टिंग लाइनें, उसके बाद आप नॉर्दर्न लाइनों को बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बियरिंग को आपस में कैसे बदलते हैं। बियरिंग मैंने बता दिया आपको, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग 2 तरह के होते हैं। अगर मान लीजिए फॉरवर्ड बियरिंग आपको आपकी 20 है, आपने किसी चीज़ की फॉरवर्ड बियरिंग 20 नापी है कंपास से, और आपको उसे बैक बियरिंग में बदलना है, तो इसका ये नियम होता है कि फॉरवर्ड को बैक में बदलने के लिए यदि कोई संख्या 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ देंगे, और अगर 180 से ज़्यादा है, ठीक है, और बैक को फॉरवर्ड में बदलना है, यदि वो 180 से ज़्यादा है उसमें 180 घटा देंगे। अगर आपकी फॉरवर्ड बियरिंग 20 है और आपको बैक में बदलना है तो 180 उसमें जोड़ दीजिए, 200 हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर 200 आपकी बैक बियरिंग है, उसी आपको फॉरवर्ड में बदलना है तो 200 है, 180 से ज़्यादा है तो आपको उसमें से 180 घटा देना है, तो आपको 20 बचेगा। तो ये है फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग को बदलने का तरीका। यदि 180 से ज़्यादा है तो उसे जो है घटा दीजिए 180 में, उसमें से 180 घटा दीजिए, 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ दीजिए। चलिए अगला, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियों को लिखिए। तो उत्तर दिशा ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं। आप अभी तक कंपास और अपना सर्विस प्रोटेक्टर देख चुके हैं, फिलहाल कंपास मेन है, और जो विधियां हैं उन पे हम गौर करेंगे। सबसे पहला एक विधि होती है समान ऊंचाई विधि। इसे आप इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसमें आपको सूर्य बाकायदा देखना पड़ेगा दोपहर तक, तो तब जाके इससे पता चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं घड़ी विधि। घड़ी से भी आप पता कर सकते हैं। तारों के द्वारा जो है वो रात्रि के टाइम पे है, दिन में तो तारे दिखते नहीं है। ठीक है, फिर सूर्य विधि,
सूर्य से भी आप पता कर सकते हैं, सूर्योदय हो रहे हैं, आप वहाँ से पूर्व दिशा और पूर्व दिशा ज्ञात करके बाकी सारी दिशाएं उत्तर दक्षिण सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद मस्जिद विधि है। मस्जिद का जो मेहराब होता है भारत में वह हमेशा जो है मतलब जितने भी अरब से इस तरफ जितने भी कंट्री पड़ते हैं सबका जो होता है पश्चिम दिशा की ओर होगा मेहराब, तो आप वहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। कब्र विधि, मुसलमानों की जो कब्र होती है, ठीक है, मुस्लिम लोगों की जो कब्र होती है उनका जो पत्थर लगा हुआ होता है वह पत्थर उत्तर दिशा की ओर लगा हुआ होगा। ठीक है। पेड़ विधि की बात करें तो पेड़ का वह भूभाग सबसे अधिक मतलब पृथ्वी का वह पेड़ का वह भाग सबसे अधिक फला फूला होगा और उसी में सबसे ज़्यादा पतझड़ आएंगे जो दक्षिण दिशा की ओर होगा। ठीक है। दक्षिण दिशा वाला भाग सबसे जल्दी उसमें पतझड़ आएगा और सबसे ज़्यादा उसमें मतलब वृद्धि हो रही होगी। वो इसलिए क्योंकि जब पूर्व से सूर्य होता है तो दक्षिण की तरफ होता हुआ ही पश्चिम की ओर जाता है, सूर्य उत्तर की ओर होता हुआ नहीं जाता है। ठीक। चलिए अगला है पेड़ विधि। आप पेड़, अच्छा चलिए पेड़ विधि हो गया। अगला है कंपास विधि। कंपास आपको बताई दिया है, कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। तो ये हो गया है कुछ विधियां, आप एक बार देख लीजिए। समान ऊंचाई विधि, घड़ी विधि, तारों के द्वारा, सूर्य के द्वारा, मस्जिद विधि, कब्र विधि, पेड़ विधि, कंपास विधि, और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला है रात्रि के समय उत्तर दिशा किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो रात्रि में आप उत्तर दिशा, जैसी बात है उस समय भी मस्जिद और कब्र आप देख ही सकते हैं इन विधि से। ठीक है। पेड़ भी उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा, आप कंपास से भी ज्ञात कर सकेंगे, तारों के द्वारा भी। ठीक है। इसमें आप सूर्य विधि और समान ऊंचाई विधि का प्रयोग नहीं कर सकते और घड़ी विधि का भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इतनी सारी विधियों का यूज़ कर सकते हैं। अगला है मानचित्र को कितनी तरह से सेट किया जा सकता है। तो मानचित्र को सेट करने के लिए आपके हैंडबुक में 3 या 4 तरीके दे रखे हैं। जैसे हम पहले देख रहे हैं कंपास के द्वारा हम मानचित्र को सेट कर सकते हैं, और अगर बिना कंपास के द्वारा सेट करना है तो उसकी विधियाँ दे रखी हैं सीधी आकृति द्वारा। आप जहाँ पर खड़े हैं आप अपने मैप को सीधी आकृतियों के हिसाब से सेट कर लें। आप देख पा रहे हैं आपके आसपास की वस्तुएं, आपको अगर अपनी पोजीशन पता है तो आप अपने आसपास देख लीजिए क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, और उसे मैप पे अगर वो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसे सीधी आकृतियों से मिलाएं और आपका मैप सेट हो जाएगा। उसका अगला है मानचित्र पर विपरीत दिशा में अंकित 2 धरातलीय आकृतियों की सहायता से। ठीक है। जैसे कि 2 आकृतियां हैं मैप पर और वहीं आपकी पृथ्वी पर है। ठीक। अब एक दूसरे से विपरीत दिशा में है तो आप वहाँ से भी देख करके मैप को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अगर आपके सामने वो दोनों आकृतियाँ मौजूद हैं तो। ठीक। उसके बाद हम देख सकते हैं उत्तर दिशा की सहायता से। अगर आपको उत्तर दिशा पता है तो आप डायरेक्ट मैप को उस दिशा में सीधा करके रख दीजिए, आपका मानचित्र सेट है। ठीक है। और जब आपको मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात हो तब भी आप जो है अपना मैप ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा आप अपना मैप सेट कर सकते हैं। पहला कंपास के द्वारा, और दूसरा यदि कंपास के द्वारा नहीं है तो सीधी आकृति के द्वारा, मानचित्र पर विपरीत दिशा में अंकित 2 धरातलीय आकृतियों के द्वारा। ठीक। और उत्तर दिशा की सहायता से, और आखिरा है जब मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात हो तब। अगला दृष्टिगोचरता क्या है। 2 स्थान परस्पर दिखाई देते हैं अथवा नहीं ये जानना ही दृष्टिगोचरता है। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें वो स्थान दिख रहा है और वहाँ पर खड़े हमें ये स्थान दिख रहा है, तो ये दोनों स्थानों को एक दूसरे को देखना ही दृष्टिगोचरता है। मतलब यहाँ से वो दिख रहा है, वहाँ से ये दिख रहा है, दृष्टिगोचरता है। लेकिन यहाँ से वो दिख रहा है, वहाँ से नहीं दिख रहा है, तो ये दृष्टिगोचरता नहीं है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैप को कैसे सेट करते हैं। तो मैप को सेट करने के लिए ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें कुछ नहीं होता है। आपको एक कंपास दिया जाएगा, मैप दिया जाएगा, तो आपको मैप पर जो ग्रिड लाइनें होती हैं आपको ग्रिड लाइन पे ले जा करके अपना कंपास रखना है, और कंपास की जो हेयर लाइन होती है आपको वो वहाँ पे रखनी है, और जो नॉर्थ वाला जो निशान जो हेयर लाइन होगी वो आपको वहाँ पे रखनी है। थंबरिंग वगैरह सब उसी की सीध में रख देनी है एकदम ग्रिड लाइन से मिला करके। ठीक है। मैप पर सीधा करके मैप रखना है, उसकी ग्रिड लाइन पे वो रखना है। फिर आपको धीमे धीमे मैप को घुमाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया मैप को सीधा करके रखना है। ठीक है। फिर आपको मैप को घुमाना है, कंपास को कुछ नहीं करना है। ग्रिड लाइन और उसकी जो हेयर लाइन होगी वो एकदम भी आपस में मैच होनी चाहिए। आप जब घुमाएंगे, घुमाते घुमाते आप देखेंगे कि जब आपके मैप की ग्रिड लाइन, हेयर लाइन और जो आपके कंपास में जो एरो है जब वो नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करेगा और तीनों चीज़ें एक लाइन में होंगी तब आपका मैप सेट है। ठीक है। तो ये था मैप सेट करने का तरीका। और अगर आपको मैप सेट करना अभी भी नहीं आया है तो इसका प्रैक्टिकल करके ही आप इसे सीख सकते हैं, क्योंकि इसे ऐसे समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें। मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश की है। पहले की तरह हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा एडिटिंग मैं कर नहीं सकता इस वीडियो में,
और जैसा आपको मिल रहा है आप वैसा इसको पढ़ने की कोशिश करें। जय हिंद।